जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेट आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर 66। आज के लेक्चर में हम आज आपकी डिस्कशन कोई नहीं रखी, क्योंकि मैं चाहता हूँ लेक्चर का जो पूरा टाइम है वो हम इस कंसेप्ट की तरफ दें। कंसेप्ट अहम है और इस पूरे चैप्टर में केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव सबसे अहम है। इसके बाद एक छोटा सा लर्निंग ऑब्जेक्टिव और केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है। समझ लीजिए इसकी अगर 80% वेटेज है, उसकी 20% वेटेज है, बाकी रिप्रोडक्शन के कंसेप्ट्स हैं। तो आज हम केस स्टडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर 11 को डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए। जी कोई क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में से? कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए फिर चलते हैं हम चैप्टर 10 हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने सीखा था डिफरेंट एरियाज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे हम क्या प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं उनको वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, हमने इसमें केस स्टडीज को अटेम्प्ट किया। केस स्टडीज में हमने ये देखा कि एक केस स्टडी में वो एक से ज्यादा ट्रांजैक्शंस भी डिस्कस कर सकता है। तो अगर एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन या इवेंट्स हो तो हमने दोनों के सब्सटेंटिव प्रोसीजर डिस्कस करने होते हैं। ठीक है, जैसे लिटिगेशन के साथ एक दो केसेस में इन्वेंट्री का भी मसला आ गया, फिक्स एसेट्स की डेप्रिसिएशन के साथ एक्विजिशन की ट्रांजैक्शन भी उसने डिस्कस की, डिस्पोजल की भी की। चैप्टर 11 बेसिकली क्या है? चैप्टर 11 है कॉम्बिनेशन है चैप्टर 2 का और चैप्टर 10 का। चैप्टर 2 में आपको याद होगा हमने लिस्ट स्टडी की थी, उसके ऊपर 2-3 लेक्चर लगाए थे हमने। वो 2-3 लेक्चर जो उस वक्त लगाए थे ना, वो आज काम आएंगे इस चैप्टर में। वो कंसेप्ट बेसिकली था क्या, जो चैप्टर 2 लर्निंग ऑब्जेक्टिव 10 था, वो ये था कि ऑडिट में इन सिचुएशंस को अगर हम फेस करते हैं तो इन सारी सिचुएशन से हमें इंडिकेशन मिलती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिस स्टेटमेंट है। अब किस एरिया में मिस स्टेटमेंट है वो डिपेंड करता है इंफॉर्मेशन क्या है। जैसे अगर वो इंफॉर्मेशन में कहे कि पिछले साल की निस्बत इस साल डेटर्स इंक्रीज हुए हैं, तो इसका मतलब हुआ वैल्यूएशन ऑफ डेटर्स में प्रॉब्लम है। अगर वो कहता है पिछले साल की निस्बत इस साल क्रेडिटर इंक्रीज हुए हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ कि अगर पिछले साल की निस्बत इस साल इन्वेंट्री में इंक्रीज आया, इन्वेंट्री में इंक्रीज, तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का रिस्क है। अगर वो कहता है पिछले साल की निस्बत इस साल क्रेडिटर डिक्रीज हुए हैं, तो फिर कंप्लीटनेस ऑफ क्रेडिटर्स की प्रॉब्लम है। अगर वो कहता है कि सेल्स डिक्रीज हो गई हैं पिछले साल की निस्बत इस साल, तो फिर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का मसला है। और अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो इम्पेयरमेंट ऑफ फिक्स एसेट्स का भी प्रॉब्लम है। तो इस तरह बहुत सी, इस तरह अगर कहते हैं डिस्प्यूट है डेटर्स के साथ, तो वो भी इंडिकेशन है कि प्रॉब्लम। तो वो बेसिकली रिस्क असेसमेंट के लिए लिस्ट यूज होती है। जो चैप्टर 2 में लिस्ट हमने पढ़ी वो किस लिए यूज होती है? रिस्क असेसमेंट में। क्वेश्चन में वो आपको जो कॉलम के लेफ्ट साइड वाली इंफॉर्मेशन थी, केस स्टडी के अंदर वो इंफॉर्मेशन देगा। डिफरेंट वर्ड्स होंगे, सेंटेंस डिफरेंट हो सकता है, लेकिन सिचुएशन वही बनाएगा वो। और आपसे कहेगा इसमें से रिस्क आइडेंटिफाई करो। आपने लिस्ट को पढ़ना है, जहन में लेके आना है, अच्छा इस इंफॉर्मेशन से कौन सा रिस्क हमने पढ़ा था अराइज होता है। तो आपका पहला स्टेप होगा रिस्क को आइडेंटिफाई करना। रिस्क को आइडेंटिफाई करना। रिस्क को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे और आपने सोचना है कि हमने चैप्टर 2 में जो लिस्ट पढ़ी थी, इस इंफॉर्मेशन में उसमें से कौन सा पॉइंट आ रहा है। जो पॉइंट आ रहा होगा उससे रिलेटेड रिस्क राइज हो जाएगा। ये पहला स्टेप। फिर दूसरा स्टेप केस स्टडी का होगा, वो आपसे रिक्वायरमेंट में पूछेगा इस रिस्क को एड्रेस करने के लिए रिजॉल्व प्रोसीजर बताइए क्या है। तो हमने प्रोसीजर्स भी बताने होंगे। और ये तो अंडरस्टूड है कि प्रोसीजर डिपेंड करेंगे रिस्क पे। वैल्यूएशन ऑफ डेटर का रिस्क है, प्रोसीजर कुछ और होंगे। कंप्लीटनेस ऑफ क्रेडिटर का रिस्क है, प्रोसीजर कुछ और होंगे। इंपेयरमेंट ऑफ फिक्स एसेट का रिस्क है, प्रोसीजर कुछ और होंगे। तो चैप्टर 11 बेसिकली कनेक्शन क्रिएट करता है आपका चैप्टर 2 और चैप्टर 10 के दरमियान में। ठीक है, अगर आप इसके हेडिंग्स पढ़े, चैप्टर की टाइटल वो कह रहा है अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इनहेरेंट रिस्क असेसमेंट। इनहेरेंट को फिलहाल भूल जाए, इसका मतलब क्या है, सिर्फ ये ध्यान में रखिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड रिस्क असेसमेंट। यानी ये चैप्टर बता रहा है कि आपको किसी भी एंटिटी या कंपनी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिले, आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, इंफॉर्मेशन मिले, आप उस इंफॉर्मेशन से रिस्क असेसमेंट कैसे कर सकते हैं। इस चैप्टर का टाइटल क्या है कि किसी भी एंटिटी, किसी भी कंपनी के बारे में आपको कोई अंडरस्टैंडिंग मिले, कोई इंफॉर्मेशन मिले, आप उस इंफॉर्मेशन से क्या रिस्क असेस कर सकते हैं।
बिल्कुल कर सकते हैं, ये चैप्टर यही आपको सिखाएगा। अब इसमें जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आ सकती है वो क्या होगी, उससे हमने रिस्क कैसे एड्रेस करना है और उसके प्रोसीजर्स क्या होंगे, ये प्रैक्टिस हमने इस चैप्टर में करनी है। ठीक है जी। अच्छा, इसमें डिफरेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं, लेकिन जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 है वो केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा अहम है। शुरू वाले 3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव रिप्रोडक्शन के रटे वाले डिस्कस जरूर करेंगे, लेकिन ये सिर्फ रिप्रोडक्शन के कंसेप्ट है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1, 2 और 3। जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 और 5 है ये केस स्टडी वाले कंसेप्ट है। इनमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 की वेटेज समझ लीजिए 80% है और लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5 केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी रिलेटिव इंपोर्टेंस 20% है। कभी कभी इसमें से भी केस स्टडी बना लेता है, लेकिन ज्यादातर केस स्टडी लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 में से। ठीक है। अच्छा, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4, इसीलिए हम आज 1, 2, 3 को स्किप करके पहले डायरेक्ट केस स्टडी के ऊपर जा रहे हैं। हेडिंग क्या है कंसेप्ट की, ऑर्डर्ड रिस्क एंड रिलेटेड सब्सटेंटिव प्रोसीजर, कि आपको प्रैक्टिकली कौन कौन से रिस्क ऐसे हैं जो कि आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं या नॉर्मली फेस करने पड़ते हैं और उनको आपने एड्रेस कैसे करना है। एड्रेस करने का मतलब सब्सटेंटिव प्रोसीजर क्या परफॉर्म करने हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि इस एरिया में कोई मिस स्टेटमेंट है या नहीं। वो प्रोसीजर अगर आपने सही तरीके से परफॉर्म किए हो तो अगर उस एरिया में कोई मिस स्टेटमेंट है वो सामने आ जाएगी। जैसे कंप्लीटनेस ऑफ क्रेडिटर के प्रोसीजर सही तरीके से परफॉर्म किए हो अगर, तो अगर कोई क्रेडिटर रिकॉर्ड नहीं हुआ वो सामने आ जाता है। अच्छा, ये जब लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 पे आप पहुंचेंगे, जो कि आपका पेज है 168 12th एडिशन के मुताबिक 168, उस पे आपको ये कॉलम नजर आएंगे ऐसे ही। इन कॉलम को समझिए। सबसे अहम चीज ये ऊपर जो हेडिंग है ना, इसको समझना है। नीचे जो बॉक्सेस में लिखा हुआ है वो रिलेटिवली इतना अहम नहीं है। ज्यादा अहम चीज क्या है, ऊपर हेडिंग को समझना कि आपको कंसेप्ट क्या बता रहे हैं। कह रहा है पहले लेफ्ट साइड पे इंफॉर्मेशन गिवन इन क्वेश्चन, यानी जो लेफ्ट साइड वाली इंफॉर्मेशन है ये क्वेश्चन के अंदर आपको मेंशन करेगा। अब ये जरूरी नहीं कि इसी स्टाइल में मेंशन कर दें, उसकी मर्जी है। इंफॉर्मेशन यही होगी, अल्फाज चेंज हो सकते हैं। जैसे यहां पे मैंने लिखा है इंक्रीज इन रिसीवेबल, इंक्रीज इन, हो सकता है क्वेश्चन के अंदर यही लिख दे कि ड्यूरिंग द करंट ईयर रिसीवेबल्स हैव इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, इससे हमें पता चल गया कि डेटर्स इंक्रीज हो गए। हो सकता है इंफॉर्मेशन ये ना, कंसेप्ट यही होगा, वर्ड्स डिफरेंट हो। जैसे वो आपको बैलेंस शीट दे दे, पिछले साल की फिगर भी है बैलेंस शीट में, इस साल की भी। पिछले साल की फिगर है 12 मिलियन, इस साल की फिगर है 20 मिलियन। अब इसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करने का स्टाइल चेंज हुआ है, इंफॉर्मेशन तो वही है क्या, कि डेटर्स इंक्रीज हो गए। इसी तरह बाज़ औक़ात कुछ क्वेश्चन को जब मजीद कम्प्लेक्स करता है तो वो कहता है डेटर्स टर्नओवर रेशो लास्ट ईयर में 60 डेज थी, इस साल 80 डेज हो चुके हैं। डेटर टर्नओवर रेशो लास्ट ईयर, ये डेज की टर्नओवर रेशो पता है ना आपको क्या होती है? इसका मतलब क्या है, पिछले साल डेटर से पैसे 60 डेज में रिसीव होते थे, अब 80 डेज में। इसका मतलब अब हमें ज्यादा मुश्किल पेश आ रही है कलेक्शन करने में, डेटर्स पेमेंट नहीं दे रहे तो प्रोविजन रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। तो इंफॉर्मेशन यही होगी, प्रेजेंट करने का स्टाइल उसका डिफरेंट हो सकता है। तो लेफ्ट साइड पे जो इंफॉर्मेशन है ये आपको उसने किसी ना किसी तरीके से क्वेश्चन में दी होगी। पैराग्राफ होगा, उसके अंदर बहुत सी कुछ इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन भी होगी। आपको पता है जैसे हमने कोड ऑफ एथिक्स में स्टडी किया था, हर सेंटेंस में थ्रेड सामने आए जरूरी नहीं है, ठीक है, किसी में। उसी तरह हर सेंटेंस में रिस्क हो जरूरी नहीं है, किसी में रिस्क होगा किसी में नहीं होगा। आपने ये सर्च करना है अगर क्वेश्चन के अंदर किसी सेंटेंस में ये इंफॉर्मेशन मौजूद है, लेफ्ट मोस्ट लेफ्ट कॉलम, तो इसका मतलब है कि ये इससे रिस्क अराइज होगा। अब कौन सा रिस्क अराइज होगा, ये राइट साइड पे लिखा है, ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में होगी, इससे आपने ये वाला रिस्क आइडेंटिफाई करना, ठीक है। अच्छा, अब ये जो रिस्क है ना, इसके दो हिस्से हैं, एक है हेडिंग और एक है उसकी एक्सप्लेनेशन। हेडिंग लाजमी दीजिएगा, हालांकि आई कैप भी वैसे अक्सर देता है। हेडिंग देने का फायदा ये होता है अगर आपकी एक्सप्लेनेशन गलत भी हो जाए ना, या किसी वजह से आप एक्सप्लेनेशन ना लिख पाए और हेडिंग दे दी, तो कुछ ना कुछ नंबर हेडिंग के मिल जाते हैं। इसीलिए कोशिश किया करें अपने सोल्यूशन में हेडिंग्स दिया करें। ये जो हेडिंग है ना, हेडिंग जिसमें हमने दो चीजों को बताने की कोशिश की है, एक एरिया और दूसरा असर्शन। इस इंफॉर्मेशन की वजह से
इस इंफॉर्मेशन की वजह से किस एरिया की कौन सी असर्शन इफेक्ट हो रही है, इस इंफॉर्मेशन का इफेक्ट किस एरिया की किस असर्शन में आ रहा है, ये हमने लिख दिया। ये है हेडिंग। इस हेडिंग को लिखने को कहते हैं आइडेंटिफाई रिस्क, आइडेंटिफाई रिस्क। और फिर ये नीचे जो आपको 2-3 सेंटेंस ये है एक्सप्लेनेशन ऑफ रिस्क। इंटरेस्टिंगली आइडेंटिफिकेशन में सिर्फ 2-3 वर्ड्स आएंगे, एक्सप्लेनेशन हो सकता है 2-3 सेंटेंस आए, लेकिन ज्यादा अहम क्या चीज है दोनों में से आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन। क्योंकि एक्सप्लेनेशन तो है उसकी एक्सप्लेनेशन ही है, ये तो वही हो गया ना एग्जाम में कोई हेडिंग बता दे बस, बाकी हम लिख लेंगे। तो ये हेडिंग है। तो आपने ज्यादा मेहनत जो करनी है ना, ज्यादा मेहनत वो आइडेंटिफिकेशन के ऊपर करनी है कि आप रिस्क से, इंफॉर्मेशन से सही रिस्क आइडेंटिफाई कर ले। सही रिस्क आइडेंटिफाई करना ज्यादा अहम है। अब इमेजिन कीजिए अगर आपने इस इंफॉर्मेशन की वजह से ये रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया तो चाहे सारा इसे ठीक लिखा हुआ है इस लिहाज से, लेकिन चूंकि बड़ा डिसीजन गलत कर लिया नंबर 0 मिलेगा, और फिर उसके आगे प्रोसीजर भी जाहिर है इसी के लिखे होंगे इररिलेवेंट, तो नंबर 0। तो सबसे रिस्क असेसमेंट के क्वेश्चन में सबसे अहम बड़ा डिसीजन क्या है? सही रिस्क आइडेंटिफाई करना, ये डिसीजन से। बाकी इसके बाद आपने एक्सप्लेनेशन में 2 की बजाय 1 सेंटेंस लिख दिया, एक्सप्लेनेशन नहीं आ रही थी अपने अल्फाज में लिख दी, प्रोसीजर में 4 थे 2 याद आए 3 याद आए, ये प्रॉब्लम नहीं करेगा। इससे ये छोटा डिसीजन है, छोटा डिसीजन गलत होने से आप फेल नहीं होंगे। मार्क्स कम होते हैं लेकिन नॉर्मली एवरेज स्टूडेंट छोटा डिसीजन गलत होने से फेल नहीं होता, ठीक है? क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है परफेक्ट पेपर किसी का भी नहीं होता। फेल होने की बड़ा डिसीजन गलत होना। बड़ा डिसीजन क्या है इसमें? रिस्क गलत आइडेंटिफाई करना। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है, रिस्क सही आइडेंटिफाई करना है, ठीक है जी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसमें इंफॉर्मेशन को स्टडी करेंगे और हम देखेंगे कि क्या हमारे जहन में इस इंफॉर्मेशन से यही रिस्क आता है। अगर आपके जहन में कोई डिफरेंट रिस्क अराइज होता है आपने फौरन पूछ लेना, क्योंकि ये डिसीजन आपको पता है सबसे ज्यादा अहम है हमारा कि इस इंफॉर्मेशन से कौन सा रिस्क अराइज होगा। पहला, अब इंफॉर्मेशन 1 पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहता है इंक्रीज इन रिसीवेबल्स, इंक्रीज इन डेटर्स, अमाउंट में इंक्रीज आ जाए या नंबर ऑफ डेज में आ जाए, दोनों का मतलब यही है डेटर्स बढ़े। एग्री करते हैं कि वैल्यूएशन ऑफ डेटर्स में रिस्क है, इसको आपने अपने अल्फाज में एक्सप्लेन कर देना है। वैसे अल्फाज यहां पे लिखे इन अल्फाज में कर दे तो क्या ही बात है। क्या कह रहा है? इंडिकेट्स इंक्रीज, यानी इंक्रीज इंडिकेट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ स्लो मूविंग एंड डाउटफुल डेट्स व्हिच मे रिक्वायर प्रोविजन। इट आल्सो इंडिकेट्स दैट कंपनी हैज पुअर क्रेडिट कंट्रोल। पुअर क्रेडिट, हर एरे को वैल्यूएशन किए बगैर लोन दे देते हैं, वो भाग जाता है, फिर पता नहीं चलता घर उसका किधर है। ठीक, क्रेडिट कंट्रोल वाली बात लिखें या ना लिखें ये ऑप्शनल है, ये ऊपर वाली बात लाजमी लिखनी है, मे रिक्वायर प्रोविजन। अच्छा, और अब इस इश्यू को एड्रेस करने के लिए कि कितनी प्रोविजन होनी चाहिए, कौन सा प्रोसीजर है? हाँ, वो आगे कह रहा है ट्रेड रिसीवेबल के प्रोविजन फॉर बैड डेट के प्रोसीजर छापने हैं। देखिए उसने यहाँ पे रिप्रोड्यूस करने की बजाय आपको लिंक कर दिया, ठीक है? कुछ जगह पे उसने रिप्रोड्यूस भी कर दिए लेकिन लिंक कर दिया। क्लियर मेरे भाई? हाँ, हम भी यही भाई यही नहीं करना। हाँ जी, ये नहीं करना, ठीक है? आपने यहाँ पे ये प्रोसीजर लिखने, भाई अच्छा किया इन्होंने कंसेप्ट क्लियर कर लिया। एग्जाम में ये नहीं लिखना रेफर चैप्टर 10 LO5 ट्रेड रिसीवेबल, बल्कि वो प्रोसीजर लिखने हैं आपको। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो रेशो है ना, रेशो, ये आपने रेशो का टॉपिक पढ़ा हुआ है कहाँ पे? तो फिर आप इस कंसेप्ट से वाकिफ होंगे कि रेशोज डेज में भी होती हैं, टाइम्स में भी होती हैं। डेज को उल्टा दे तो टाइम्स बन जाता है, टाइम्स को उल्टा दे तो डेज बन जाता है। एग्जाम में आपके साथ एक चालाकी खेल सकता है, वो कहेगा डेटर टर्नओवर रेशो लास्ट ईयर में थी 10 टाइम्स, इस साल है 8 टाइम्स। लास्ट ईयर में 10 टाइम्स, इस साल 8 टाइम्स। आपने टाइम्स ऑडिट में याद रखें, हमेशा आपने रेशो यूज करनी है डेज में। अगर टाइम्स में दी भी है, आपने टाइम्स में रेशो इंटरप्रेट हमेशा डेज में। अकाउंटिंग में आप सीखते हैं, दोनों चलेंगे। अकाउंटिंग में आपको ज्यादा चीजें सिखाते हैं ना, लेकिन ऑडिट में फिर आपको सिलेक्शन सिखाते हैं, ये करना ये नहीं करना। जैसे अकाउंटिंग में इन्वेंट्री का पीरियोडिक और परपेचुअल दोनों सिस्टम सिखाते हैं, लेकिन ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा, कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा बेहतर है? परपेचुअल, क्योंकि आपके पास एवरी टाइम उसका इन्वेंट्री का बैलेंस होता है, फिजिकल के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं। पीरियोडिक अच्छा सिस्टम नहीं है, क्योंकि पीरियोडिक में चोरी होती रहे वो पकड़ी जा सकती, सोचे जरा। परपेचुअल में चोरी होगी तो हर ट्रांजैक्शन की एंट्री होती है वो पकड़ी जाएगी, इसलिए परपेचुअल ज्यादा बेहतर है। उसी तरह
काउंटिंग में आपको सिखाते हैं रेशियो डेज में भी हो सकती है, टाइम्स में भी हो सकती है, ऑडिट में, लेकिन क्या से हमेशा रेशियोज कैसे इंटरप्रेट करनी है, डेज। अगर टाइम्स में है भी ना, उस चालाकी खेलने की कोशिश कर सकता है वो, आपने उसको एज इट इज इंटरप्रेट नहीं करना, डेज में कन्वर्ट करके इंटरप्रेट करना। वरना अगर 10 टाइम से कम होकर 8 टाइम आपने कहना कम हो गया, ये तो ठीक है, डेटर कम हो रहा है। टाइम्स में जब कम हो रहा है तो वो डेटर कम नहीं हो रहा है डेज में। तो 360 से 10 को डिवाइड करें पिछले साल के लिए, पिछले साल 10 टाइम्स थी ना, पिछले साल 36 डेज में इन्वेंट्री बिकती थी, इस साल 360 डिवाइडेड बाय 8 करें, 45 डेज में इन्वेंट्री। तो बताइए इन्वेंट्री बेचने में टाइम ज्यादा लग रहा है कि कम? पीछे ये आप कुछ ज्यादा कह रहे हैं, कुछ कम कह रहे हैं। आपने डेज की कैलकुलेशन की जो आपके भाई ने आपको बताया, शाबाश, कैलकुलेटर कैलकुलेटर कैलकुलेटर, ये ना हो पाएगा आपसे ज़बानी कलाम में, कैलकुलेटर कैलकुलेटर। अब कह रहे टाइम्स की, ये तरीका वारदात है उसका। अच्छा भला आता क्वेश्चन जो है वो आपने, ये डिसीजन गलत तो आगे प्रोसीजर भी गलत ही लिखेंगे, रिस्क गलत प्रोसीजर ऑटोमेटिकली गलत। तो ज्यादा अहम चीज क्या है? सही रिस्क आइडेंटिफाई करना। अब देखें लास्ट ईयर में अगर है 10 टाइम्स 36, इस साल 8 टाइम्स, पिछले साल इन्वेंट्री 36 डेज में बिकती थी, इस साल 45 में बिकती है। इसका मतलब इन्वेंट्री नहीं बिक रही, शायद डिमांड कम हो गई है, शायद सीजन चेंज हो गया है, फैशन चेंज हो गया। तो अब क्या है, ये रिस्क क्या है? तो रिस्क डेज वाली रेशियो से उठाना है, टाइम्स वाली रेशियो से रिस्क नहीं उठाना, और ना ही टाइम वाली रेशियो से डायरेक्ट असेसमेंट करने की कोशिश करनी है। कुछ आइंस्टाइन बनने की कोशिश करते हैं, डायरेक्ट ही कर लेंगे, हमें पता उलट नहीं, पहले हाँ टाइम्स में। डिस्प्यूट विद डेटर्स, डिस्प्यूट विद डेटर्स, क्वेश्चन में अगर कह दे डेटर्स के साथ डिस्प्यूट, याद है वो कहता था, वो मेहरान वाला क्वेश्चन था शायद, कहता था आपने इसी सही नहीं भेजा। डिस्प्यूट विद डेटर्स, अगर डेटर के साथ कोई झगड़ा हो गया है तो क्या है? वैसे तो किसी के साथ भी झगड़ा नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कभी दिल कर ही पड़ता है, किसी पे गुस्सा, आपने क्रेडिटर के साथ झगड़ा कर लेना, डेटर के साथ नहीं करना। डेटर के साथ झगड़ा करेंगे तो फिर क्या होगा? वो बैड, वो क्या ले सकते हो पैसे तो ले लो फिर। तो अगर क्वेश्चन में कहते हैं डेटर के साथ डिस्प्यूट हो गया, फिर क्या करना है? प्रोविजन रिकॉर्ड कर लें। लड़ाई के फौरन बाद जो पहला काम करना है प्रोविजन रिकॉर्ड कर लें। क्लियर? अच्छा, बाज़ औक़ात मैं एक टर्म यूज करता हूं, स्टैंडर्ड में कहीं यूज नहीं हुई, रिस्क असेसमेंट थ्रू फैक्ट्स और रिस्क असेसमेंट थ्रू फिगर्स। यानी हम इस काबिल हैं कि हमारे सामने अगर न्यूमेरिकल फॉर्म में इंफॉर्मेशन हो उससे भी रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको पता है फिगर्स भी होती हैं और डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन भी होते हैं, फैक्ट्स। हम दोनों से रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आप इनके ऊपर गौर करें ना, इसमें हमने फिगर्स के जरिए रिस्क असेसमेंट किया, नंबर्स के जरिए, इसे कहते हैं रिस्क। मैं खुद ही करता हूं, रिस्क असेसमेंट थ्रू फिगर्स। और ये डिस्प्यूट विद डेटर्स, ये आपको नंबर से कहीं नहीं पता चलेगा, ये आपको इंग्लिश में बताएगा सेंटेंस में कि डिस्प्यूट हुआ है, उसने कहा इनवॉइस ठीक नहीं है, ये मसला है। इसको मैं कहता हूं रिस्क असेसमेंट थ्रू फैक्ट्स। तो याद रखिएगा, हम रिस्क असेसमेंट थ्रू फिगर्स भी कर सकते हैं, रिस्क असेसमेंट थ्रू फैक्ट्स भी कर सकते हैं। जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए हम रिस्क असेसमेंट कर सकते हैं। जैसे थोड़ा सा आप अगर नजर मारे तो इसी लर्निंग ऑब्जेक्टिव के एंड पे आप देखें, आपको 4 सवाल नजर आएंगे जो आपकी असाइनमेंट में भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, ये भी रिस्क असेसमेंट का क्वेश्चन है। 9, 10 भी रिस्क असेसमेंट का क्वेश्चन है। फर्क क्या है? 9 वाला है रिस्क असेसमेंट थ्रू फैक्ट्स, 10 वाला है रिस्क असेसमेंट थ्रू फिगर्स। और अब एक और क्वेश्चन के ऊपर नजर मारे जरा, क्वेश्चन 12 C5, हाँ इसमें दोनों है। तो हम क्या रिस्क असेसमेंट फिगर से रिस्क असेस कर सकते हैं? यस। फैक्ट से कर सकते हैं? यस। ये ज़हन में रखिएगा। इसकी एग्जांपल ये आ गई, अगर नंबर्स में आपको ये इंफॉर्मेशन दे उससे भी रिस्क, अगर डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन में बताए वो भी रिस्क। क्लियर जी? आगे चलते हैं। क्वेश्चन में उसने कहा डिक्रीज इन क्रेडिटर, क्रेडिटर डिक्रीज हो गए, क्या रिस्क है कोई? कैसे करें? अब वो 2 तरह से आपको ये इंफॉर्मेशन दे सकता है। एक आपको इंग्लिश में चलते चलते लिखते लगा है कि इस साल क्रेडिटर डिक्रीज हो गए, और दूसरा तरीका क्या है, आपको बैलेंस शीट दे देगा और आप देखेंगे पिछले साल के क्रेडिटर्स 20 मिलियन है, इस साल के क्रेडिटर्स 15 मिलियन है, 15। तो इस साल के क्रेडिटर्स कम हो गए। तो शैतान आएगा, आता होता है जब एग्जाम में भी आएगा, आपके कान में चुपके से कहेगा और पिछले साल 20 मिलियन था ना क्रेडिटर, इस साल 15 है, तो 5 मिलियन तो पे कर दिए हैं, लायबिलिटी कम हो गई, ये तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है, लायबिलिटी कम हो गई। हाँ, आपने ऐसे नहीं सोचना, फौरन लाहौल वाला के ऊपर पड़े, आपने कहना नहीं मैं ऑडिटर बन के सोचूंगा क्या
कि लायबिलिटी कम हुई नहीं, कम की है, कम की है। ठीक है, गिलास आधा खाली भी हो सकता है, भरा भी हो सकता है। खाली, हाँ जी, खाली देख। नेगेटिव सोचेंगे तो कोई मिस स्टेटमेंट सामने आएगी ना। ठीक है जी, तो डिक्रीज इन क्रेडिट। अच्छा, अब इस तरह, और अगर वो आपको कहे कि क्रेडिटर टर्नओवर रेशो लास्ट ईयर में थी 6 टाइम्स और इस साल है 10 टाइम्स, लास्ट ईयर 6 टाइम्स से इस साल 10, रिस्क आइडेंटिफाई करें आपने करना। हाँ, 6 लास्ट ईयर क्रेडिटर टर्नओवर रेशो डेज में क्या थी 60, इस साल कितनी है? इसका मतलब क्या, लास्ट ईयर 60 डेज में पेमेंट करते थे, 36 डेज में, इसका मतलब क्रेडिटर कम है। जब टर्नओवर रेशो डेज में ज्यादा हो इसका मतलब है वो अमाउंट बढ़ रही है, टर्नओवर रेशो डेज में कम हो कम हो रही है। टर्नओवर रेशो डेज में ज्यादा हो रही है मतलब डेटर ज्यादा हो रहे हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो डेज में ज्यादा हो रही है मतलब इन्वेंट्री ज्यादा हो रही है। क्रेडिटर टर्नओवर रेशो डेज में कम हो रही है मतलब क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं। क्या रिस्क आया? कंप्लीटनेस का भाई, असेसमेंट कंप्लीटनेस ऑफ क्रेडिटर, कंप्लीटनेस ऑफ क्रेडिटर। क्लियर हो गया ये जिसमें प्रोसीजर, ये कंप्लीटनेस ऑफ क्रेडिटर। हेडिंग बस हेडिंग, बाकी जैसे मर्जी अपनी इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दें कि डिक्रीज इंडिकेट्स अंडरस्टेटमेंट ऑफ क्रेडिटर्स। लेकिन ये डेज वाली रेशो की डिक्रीज की बात कर रहे हैं, अगर टाइम्स में होना तो आपको पता है उसे हम डेज में कन्वर्ट करते हैं। प्रोसीजर क्या है? ट्रेड क्या क्रेडिटर के पेएबल के सारे प्रोसीजर छाप देंगे? नहीं, सिर्फ कौन से जो रिस्क से रिलेट करते हैं कंप्लीटनेस के। क्लियर हुई है बात? आगे चलते हैं। वारंटी क्वेश्चन में उसने अगर सिर्फ इतना भी कह दिया ना कि प्रोडक्ट्स की 3 साल की वारंटी दी जाती है तो रिस्क बढ़ गया। क्यों बढ़ा? क्योंकि वारंटी की कैलकुलेशन में एस्टीमेट्स, जजमेंट्स, अनसर्टेनिटीज होते हैं जिनको वेरीफाई करना मुश्किल है। ये फ्यूचर से रिलेटेड है ना, ये पास्ट एक्सपेंस थोड़ा ही है, ये तो फ्यूचर एक्सपेंस है। जिसको कोई भी फ्यूचर एक्सपेंस जिसको आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं उसमें रिस्क है, वो चाहे कोई भी हो, चाहे प्रोविजन फॉर बैड डेट हो, कोई भी प्रोविजन हो, उसको अगर आप आज प्रेडिक्ट कर रहे हैं, एस्टीमेट कर रहे हैं, प्रोविजन रिगार्ड कर रहे हैं तो वो उसमें रिस्क है। किस वजह से रिस्क है? क्योंकि एस्टीमेट्स है, जजमेंट्स, अनसर्टेनिटीज है और कुछ कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। ये तो कॉम्प्लेक्स भी होगा। प्रोविजन फॉर बैड डेट निस्बतन आसान है, हालांकि उसमें भी एस्टीमेट, जजमेंट्स, अनसर्टेनिटी है। वारंटी में भी एस्टीमेट, जजमेंट्स, अनसर्टेनिटी। एस्टीमेट करना पड़ेगा कितने यूनिट्स बेचे, कितने वापस आएंगे, जो वापस आएंगे उन पे कितनी कॉस्ट इनकर करना पड़ेगी। ठीक है, तो ये इसीलिए इसमें एग्री करते हैं वारंटी में रिस्क है। अगर सिर्फ वारंटी कह दे तो रिस्क है, और अगर साथ में ये भी कह दे कि कंप्लेंट्स बढ़ रही हैं इस साल कस्टमर की, तो कंप्लेंट्स बढ़ गई है इसका मतलब क्या है? हाँ, इसका एक मतलब ये है कि आपको जिनका क्लेम आ गया, जो यूनिट्स बेच दिए उनकी वारंटी की प्रोविजन रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, और जो यूनिट्स नहीं बेचे है ना भाई, राइट डाउन करना पड़ेगा। क्लियर हुई है बात? और अगर वो कहते वारंटी पीरियड इंक्रीज हो गया तो प्रोविजन, हाँ 3 साल से 6 साल हो गया तो वारंटी प्रोविजन भी डबल होनी चाहिए ना, लेकिन केस स्टडी में डबल नहीं करेगा, उतनी रखेगा। आपने कहना वारंटी पीरियड इंक्रीज हुआ है तो साथ में अच्छे से मुझे याद है सीफैप पे उसने एक बड़ी अच्छी केस स्टडी पूछी। उसने कहा सुनिएगा जरा, आपने इसमें से रिस्क आइडेंटिफाई करना है या करने हैं। उसने कहा कंपनी गाड़ियां बनाती है, रिसेंटली अखबार में कुछ खबरें आना शुरू हो गई कि जब कंपनी जो गाड़ी है वो 60 से ऊपर स्पीड जाती है ना तो ब्रेक इसके काम नहीं करती, जिसकी वजह से कुछ एक्सीडेंट हो गए हैं। एक्सीडेंट, कंपनी ने अपनी इंटरनल इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला ब्रेकिंग सिस्टम में फॉल्ट था। उन्होंने जिस सप्लायर से ब्रेक सिस्टम खरीदते थे उसके खिलाफ केस फाइल कर दिया कि डैमेज माल भेजा इन्होंने, और जो उस केस में एक्सपेक्टेड अमाउंट है जो विन करेंगे उसको रिसीवेबल के तौर पे रिकॉर्ड कर लिया। केस सारा समझ आ गया आपको? रिस्क बताइए क्या है? सबसे पहले रिसीवेबल गलत है, ये तो कंटिंजेंट वर्चुअली सर्टेन है ही नहीं। कंटिंजेंट एसेट याद है, वर्चुअली सर्टेन नहीं है, इसको आपने प्रोविजन के तौर रिसीवेबल के तौर पे रिकॉर्ड नहीं करना। अब इसके प्रोसीजर होंगे। अच्छा, इसका कोई एक प्रोसीजर बता दे, कैसे पता चलेगा ये वर्चुअली सर्टेन है या नहीं? या एक कम्युनिकेशन से ज्यादा, अच्छा कम्युनिकेशन भी ठीक है, एग्रीमेंट पढ़ेंगे। क्या एग्रीमेंट में ये क्लास लिखी हुई थी कि ब्रीच के केस में पार्टी पेनल्टी पे करेगी? ये एग्रीमेंट पढ़ लेंगे, कम्युनिकेशन पढ़, शाबाश। और कोई रिस्क?
शाबाश, इन्वेंट्री पे। अब जो गाड़ियां स्टॉक में पड़ी हुई हैं उनको ऐसे बेच दें कि ब्रेक सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, चेंज करना, उस पर एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर होगी। एक्स्ट्रा जब कॉस्ट बढ़ती है तो एनआरवी कम हो जाती है कॉस्ट से, तो हो सकता है इन्वेंट्री को लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी पे करना। आपको वो शायद सैमसंग वाले वो मोबाइल बैटरी वाला स्टैंडर्ड याद है, उसके मोबाइल की बैटरी जो है वो धमाके से उड़ जाती थी, तो क्या किया था सामने ने कहा था ठीक है भाई धमाके से जिसकी धमाके से मोबाइल उड़े वो आ जाए हमारे पास, हम उसको नई बैटरी दे देंगे, ये कहा था उन्होंने। लोगों ने कहा हम धमाके इंतजार करें क्या, वो जिनके पास भी धमाका नहीं भी हुआ बैटरी में वो भी वापस करने, और उन जो स्टॉक पड़ा हुआ था वो दोबारा उन्होंने उसको रीमैन्युफैक्चर किया, बैटरी चेंज की। तो इसमें एनआरवी ऑफ इन्वेंट्री का भी रिस्क है, रिसीवेबल का भी रिस्क, एनआरवी ऑफ इन्वेंट्री का भी रिस्क। एक रिस्क आप छोड़िए, हाँ प्रोविजन फॉर लिटिगेशन, भाई जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो अस्पताल में पड़ा है, जब अस्पताल से छुट्टी मिलेगी डिस्चार्ज होगा, पहला काम क्या करेगा, कंपनी के खिलाफ केस करेगा। पाकिस्तान का तो लीगल सिस्टम जैसा है वो आपको पता ही है, 140 में से 130 नंबर मिले हमें, हाँ 130 नंबर, हाँ बस 10 नंबर का फर्क है, इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। हाँ लेकिन फॉरेन का जो लीगल सिस्टम है ना फॉरेन कंट्रीज का, वो बहुत अच्छा है, ठीक है। वो वहां पे अगर कोई इस तरह का वो कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के जो कवानीन है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, केस करें तो कंपनीज उनको हैवी पेनल्टी पे करना पड़ती है। तो तीसरा रिस्क हमारा क्या होगा, प्रोविजन फॉर लिटिगेशन। अच्छा इसमें सबसे अहम एविडेंस प्रोसीजर में सबसे अहम प्रोसीजर एक बता दें क्या होगा, हाँ एग्रीमेंट स्टडी करेंगे जिसके मुताबिक सेल की है, फिर लॉयर से कंफर्मेशन लेंगे, शाबाश। चलिए ये वारंटी वाली बात क्लियर हो गई, मुझे याद आया मैंने कहा चलिए केस स्टडी भी डिस्कस हो जाए साथ ही। Provision for warranty. Estimated expense for provision of warranty may not be reasonable considering warranty period, level of sales or complaints by customer. ठीक है, कुछ भी ना क्वेश्चन में मेंशन करें तो अगर सेल्स डबल हो गई हैं तो वारंटी प्रोविजन पे कोई फर्क पड़ना चाहिए, वो भी डबल हो जानी चाहिए। सेल्स बढ़ जाए वारंटी बढ़नी चाहिए, वारंटी पीरियड इंक्रीज कर दें, कस्टमर की कंप्लेंट्स बढ़ जाए, वारंटी क्वेश्चन के अंदर इस इंफॉर्मेशन अलर्ट रहना आपने। फिर इसके बाद आगे प्रोसीजर लिख रहा है, ये प्रोसीजर उसने इस वजह से लिख दिए हैं कि ये हमारे चैप्टर 10 में शायद नहीं है डायरेक्टली, हाँ लेकिन 1 पेजर में है। 1 पेज आपको बताया था 1 पेजर केस स्टडी के लिए, अगर चैप्टर 10 याद कर लेंगे रटे वाला क्वेश्चन आपका निकल जाएगा, कोई 2-4 केस स्टडीज भी निकल जाएंगी, लेकिन सारी केस स्टडी नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको केस स्टडी की तैयारी के लिए क्या करना है, ठीक है, तो यहां से याद करने की जरूरत नहीं है, मेरा मशवरा है कि 1 पेजर से ही करें। नेक्स्ट, क्लोजर ऑफ फैक्ट्री। जब एक फैक्ट्री क्लोज होती है तो आपको बताया क्या क्या इश्यूज होते हैं, कौन कौन से इश्यूज होते हैं। दो चीजों में प्रॉब्लम होती है, एक जो एम्प्लॉइज थे उनका क्या करना है, दूसरा जो एसेट्स थे उनका क्या करना है। एम्प्लॉइज को तो जॉब से निकालना होता है, ठीक है, क्लोजर ऑफ फैक्ट्री पे, हाँ उनको जो क्या कहते हैं आप काउंटिंग में कौन सी, रिडंडेंसी प्रोविजन, शाबाश, रिडंडेंसी प्रोविजन रिगार्ड करेंगे, और जो नॉन करंट एसेट्स हैं करंट में आ जाएंगे, शाबाश, उन पे मजीद डेप्रिसिएशन होगी क्या चार्ज, और करंट पे आएंगे तो कॉस्ट पे कैरिंग अमाउंट पे आएंगे। अच्छा ये आपने काउंटिंग में पढ़ा हुआ ये कंसेप्ट, हाँ मैं बताया, हाँ ठीक है बस समझ एज्यूम कर लें, ठीक बताया। तो ये हमारा नॉन करंट एसेट, और जो एम्प्लॉइज हैं उनको जब जॉब से निकालना है रिडंडेंसी। अच्छा रिडंडेंसी प्रोविजन का सबसे बड़ा प्रोसीजर सिर्फ एक ही बता दे क्या होगा, हाँ एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट देखेंगे, उसमें क्या तय पाया, जब एम्प्लॉइज को जॉब से निकालेंगे 3 महीने की सैलरी देनी है कंपनसेशन के 6 महीने की। और जो नॉन करंट एसेट्स हैं इनका सबसे बड़ा प्रोसीजर क्या होगा, रीवैल्यूएशन रिपोर्ट, शाबाश, रीवैल्यूएशन रिपोर्ट उन एसेट्स एंड लायबिलिटीज की, ठीक है, ये हमारा सबसे बड़ा। और भी प्रोसीजर होंगे लेकिन सबसे बड़ा प्रोसीजर ये, डोर का सिरा मिल जाए ना आगे आप लपेट लेते हैं उसको, तो सिर्फ डोर का सिरा बता रहा हूं आपको। तो लेकिन भाई ये अजीब बात हो गई, इससे पहले जितनी इंफॉर्मेशन थी उससे एक रिस्क आ रहा था, इस इंफॉर्मेशन से एक रिस्क नहीं आ रहा। भाई टीए किधर है, टीए है भाई, टीए है कोई क्लास में, वो कैश ले आइएगा अगर कोई है, शाबाश। चलिए हाँ, तो क्लोजर ऑफ फैक्ट्री, क्लोजर ऑफ भाई ये क्या बात हुई, कैश। अच्छा मेरे बैग में ना भाई जान वो 2 पॉकेट्स होंगी, एक पेटी कैश वाली में जाना है आपने, नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर, अच्छा तो इसमें दो रिस्क, क्या क्लोजर ऑफ फैक्ट्री में 2 रिस्क कैसे आ गए। हाँ एक इंफॉर्मेशन से क्या एक से ज्यादा रिस्क आइडेंटिफाई हो सकते हैं, बिल्कुल, उसकी एग्जांपल क्या है,
अगर कोई कहे मैं नहीं मानता कि एक इंफॉर्मेशन से मल्टीपल रिस्क आइडेंटिफाई होते हैं, मैं नहीं मानता, आप क्या एग्जांपल देंगे? क्लोजर ऑफ फैक्ट्री के, क्लोजर ऑफ फैक्ट्री से दो रिस्क होते हैं, कौन कौन से? रिडंडेंसी। एक और एग्जांपल कौन छोड़ देगा? 50 रुपए इनाम। इन्वेंट्री, ये रेंट के बाद इन्वेंट्री रिटर्न हो जाए, इससे क्या कौन कौन सा रिस्क होगा? स्टॉक ऑब्सोलीट हो गया, ये रिस्क आ गया। और इंपेयरमेंट। शाबाश। एक और ये एग्जांपल समझ आ गया? एग्री करते हैं इसे? ठीक है, शाबाश। 50 रुपए इनके हुए। और एक और एग्जांपल, ये वापस आ, रिटर्न ऑफ डिफेक्टिव इन्वेंट्री इन्होंने डिस्कस कर दिया। और शाबाश, सेल में डिक्रीज होना। ये अभी हाइब्रिड क्लास में स्टूडेंट बताना चाह रहे थे। हाइब्रिड क्लास, जी जी सर, सेल डिक्रीज होगी तो एक, हाँ शाबाश, सेल डिक्रीज होगी तो 3 स्टूडेंट्स का इनाम, 1 2 3 के सेल डिक्रीज होगी तो इसकी वजह से भी 2 एरियाज में। तो ये लिस्ट लिख लें कि कौन सी इंफॉर्मेशन है जिसे डबल रिस्क आइडेंटिफाई करना है आपने। एक क्लोजर ऑफ फैक्ट्री लिख ले, क्लोजर ऑफ फैक्ट्री डबल रिस्क। एक बल्कि लिखे एक तीर से 2 शिकार, ये लिखे। डबल रिस्क में वो मजा नहीं है। एक तीर से 2 शिकार। अब ये कौन कौन से तीर है? पहले तीर का नाम क्या कहते हैं? इसको त्रिशूल कहते हैं। त्रिशूल जो 3 होते हैं वो इंडिया में त्रिशूल। हाँ, पहला तीर क्लोजर ऑफ फैक्ट्री, क्लोजर फैक्ट। दूसरा डिक्रीज इन सेल, डिक्रीज इन सेल। तीसरा रिटर्न ऑफ डिफेक्टिव इन्वेंट्री, रिटर्न ऑफ, ये 3 सोर्स है। इनको देख लीजिए, एक हाइब्रिड में है और 2 इधर। जी नहीं, इधर नहीं हो, ये इधर भाईजान। हाँ जी, एक इधर का। तो ये दो कितने? 3 लिखवा दिए, ठीक है। पहला कौन सा था? क्लोजर। दूसरा डिक्रीज इन सेल। तीसरा क्लोजर ऑफ फैक्ट्री से कौन से 2 रिस्क है? रिडंडेंसी और नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल। डिक्रीज इन सेल से कौन से रिस्क है? एनआरवी ऑफ इन्वेंट्री, इंपेयरमेंट ऑफ फिक्स्ड। और रिटर्न ऑफ डिफेक्टिव इन्वेंट्री से एनआरवी, और इससे अगर मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है तो इंपेयरमेंट। वैसे आई कैप इसमें एक और भी आइडेंटिफाई कर रहा है, डेटर्स की प्रोविजन, कि जब इन्वेंट्री रिटर्न, डेटर्स को भी तो एडजस्ट करना है। इन्वेंट्री रिटर्न होगी तो वो कहता है ये रेंट के बाद इन्वेंट्री रिटर्न होना, एक नहीं 2 काम किया करो। एक इन्वेंट्री को एनआरवी में इंक्लूड करना है, दूसरा डेटर को भी रिवर्स करना, ठीक है। अगर हो सके तो तीसरा वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंपेयरमेंट का भी लिख दे। लेकिन ये 2 सोल्यूशन में आई कैप लाजमी कर रहा है। तो ये त्रिशूल जरूर याद रखना है। एक तीर से 2 शिकार, 3। हाँ, एक तीर से 2 शिकार और तीर 3 है, एग्जाम्पल 3 है हर एग्जाम्पल में। हाँ चलिए, अच्छा ये प्रोसीजर हमने पहले पढ़ ली है क्या? ये पढ़ लीजिएगा, ये इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ये हमने ज़बानी कलाम में डिस्कस किए हुए हैं और पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम कोई नहीं होगी। करंट एसेट कह रहा है, करंट एसेट में क्लासीफाई करो, ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह समझ आ जाए। कहीं प्रॉब्लम हो आपने पूछ लेना, मैं एक दफा देख लूं कि प्रॉब्लम वाला है तो नहीं। हाँ एक है, सारे पढ़ लेते हैं भाई। रीड मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग टू चेक अप्रूवल टू सेल एसेट्स। फैक्ट्री क्लोज करने की कोई अप्रूवल होगी, एसेट बेचने की अप्रूवल होगी। एक एसेट बेचने की अप्रूवल होती है, यहां तो पूरी फैक्ट्री बंद हो रही है। रिव्यू स्टेप्स टेकन बाय मैनेजमेंट टू सेल द एसेट्स। क्या उन्होंने एसेट्स को बेचने के लिए कोई स्टेप्स लिए? OLX पे ऐड लगाई है, वो देखनी है हमने। अगर नहीं लगाई ऐड वगैरह कहीं पे, इसका मतलब बेचने का इरादा ही नहीं है। तो स्टेप्स देखेंगे, एक्टिव स्टेप्स बेचने के लिए ले रहे हैं। फिर चेक वेदर नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल आर मेजर्ड एट फेयर वैल्यू, प्रेजेंटेड सेपरेटली इन बैलेंस शीट अंडर करंट एसेट, और नो मोर डेप्रिसिएशन। इनकी डेप्रिसिएशन नहीं आना। ऑब्टेन वैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ एक्सपर्ट। जाहिर है जब हमने उनको फेयर वैल्यू पे लिखा तो कंफर्म है वैल्यूएशन रिपोर्ट भी आएगी। और फिर मुझे एक और चीज कंफर्म हो गई, वो क्या? एक्सपर्ट तो इन्वॉल्व हो रहा है। इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से की ऑडिट मैटर। शाबाश, हाथ नहीं उठाया, हाथ बाद में उठाया, पहले चेक दैट डिसकंटिन्यू। अच्छा ये अजीब सी बात है, ये मुझे समझ नहीं आई थी, आपके नहीं शायद पढ़ा हो, स्टैंडर्ड तो कोई होगा सर। चेक दैट डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन आर सेपरेटली प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज्ड। ये पढ़ा हुआ स्टैंडर्ड आपने कोई? कि अगर कोई यूनिट डिसकंटिन्यू कर देना उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करना है। एक होता है प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, और एक कंटिन्यू कभी बढ़ा तो उसके साथ अगला कौन सा होता है? ये वो है। हाँ EPS में पढ़ा। हाँ भाई ये कह रहा है वो सेपरेटली डिस्क्लोज करना है। इसमें जो प्रॉफिट या लॉस होगा अल्लाह। अच्छा इसके साथ अगला ये ले, क्लोजर ऑफ फैक्ट्री का दूसरा भी आ गया, प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग स्टॉक। वही इसमें क्या कह रहा है? ऑब्टेन। अब इसमें लेकिन हमारे प्रोसीजर डिफरेंट, क्यों? ये एरिया डिफरेंट है। वो फिक्स एसेट का था,
ये लायबिलिटीज वाला आ गया जो पे करने हैं। प्रोविजन, ऑब्टेन वर्किंग पेपर्स प्रिपेयर्ड बाय क्लाइंट फॉर रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन। क्लाइंट से कहेंगे आपने कैसे रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन कैलकुलेट की, दिखाएं, एम्प्लॉइज की लिस्ट ले लें, उनकी हर एम्प्लॉय को क्या अमाउंट देनी है। ऑब्टेन लिस्ट ऑफ रिडंडेंट एम्प्लॉइज एंड इंश्योर ऑल ऑफ देम आर इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन, सबको कैलकुलेशन में इंक्लूड किया। इंक्वायर फ्रॉम टर्मिनेटेड एम्प्लॉइज रिगार्डिंग एग्रीड रिम्यूनरेशन, एक तो उन्होंने अपनी कैलकुलेशन में फिगर यूज की होगी, एम्प्लॉय से भी पूछ लें, और इससे भी बेहतर जो एग्रीमेंट हुआ है वो देख लें, ठीक है। फिर इसमें एग्रीमेंट वाली बात नहीं की उसने, ये तो बड़ा अहम पॉइंट था, बड़ा अहम पॉइंट था ये। हाँ, जो एम्प्लॉयज का अपॉइंटमेंट लेटर ना, अपॉइंटमेंट लेटर वो जरूर देखना है, अपॉइंटमेंट। हाँ, लोकल लॉज को भी देख सकते हैं, वो लॉयर से कम्युनिकेशन करेंगे, लॉयर वाली बात भी नहीं है, वो भी लिख दे। असल में प्रोसीजर 3-4 लिखने होते हैं सिर्फ, तो ज्यादा इसलिए नहीं लिखे, वरना ये भी एग्जाम में, लेकिन आपको पता है कोई भी जेन में आ सकता है। चलिए नेक्स्ट, डेवलपमेंट कॉस्ट रिकॉग्नाइज्ड, क्राइटेरिया मेट हुआ कि नहीं। C5 क्वेश्चन था, उसमें चलते चलते उसमें बड़ी सी केस स्टडी थी, सिर्फ इतना लिखा हुआ था कि कंपनी हैज डेवलप्ड ए न्यू प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ विच सेल हैज इंक्रीज ड्यूरिंग द ईयर। क्या रिस्क है? स्टूडेंट कहने लगे सेल इंक्रीज हुई है, अकरेंस ऑफ सेल्स का रिस्क है, हालांकि डेवलपमेंट का रिस्क है, प्रोडक्ट डेवलप की है, कहीं ऐसा तो नहीं रिसर्च एक्सपेंस कैपिटलाइज कर दिया या क्राइटेरिया मीट नहीं होता उसको कैपिटलाइज कर दिया। तो रिस्क डेवलपमेंट में है, इंक्रीज इन सेल में नहीं। अगर वो कहते हैं न्यू प्रोडक्ट डेवलप की है जिसकी वजह से सेल्स बढ़ गई, इस सेंटेंस में रिस्क किस में है? सेल्स में के डेवलपमेंट कॉस्ट में। तो प्रोसीजर क्या है इसके? वही जो इंटेंजिबल में डेवलपमेंट में पढ़े थे, क्राइटेरिया देखना है, क्या पढ़े थे? बट ठीक है, बाकी चीज ओके। डिक्लाइन इन सेल, ये तो कई दफा पढ़ चुके हैं हम। अच्छा, यहां पे डिक्लाइन इन सेल का मैक्सिमम 3 जगहों पे इफेक्ट आ सकता है। इन्वेंट्री पे कंफर्म आएगा, अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो इंपीरियल मशीनरी पे आएगी, और किसी किसी क्वेश्चन में वो ये कहता है कि इस इन्वेंट्री को बनाने के लिए हमने कुछ इनटेंजिबल्स भी खरीदे हैं, यानी होता है ना पेटेंट्स वगैरह, लाइसेंस इन्वेंट्री को मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो अगर इन्वेंट्री ही अब नहीं बिक रही तो उससे रिलेटेड फिक्स एसेट भी फारग, वो भी इम्पेयर्ड हो गए, और उससे रिलेटेड इनटेंजिबल एसेट्स पेटेंट्स वगैरह वो भी इम्पेयर्ड हो गए। तो यहां पे वैल्यूएशन ऑफ पेटेंट्स की बात कर रहा है, ठीक है। और अगर आपने प्रोडक्ट खुद से डेवलप की थी और अब वो नहीं बिक रही तो डेवलपमेंट कॉस्ट पहले कैपिटलाइज किया था, समझ आ रही है कि नहीं? पिछले साल प्रोडक्ट डेवलप की, पिछले साल क्या रिस्क था? डेवलपमेंट कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन का। इस साल प्रोडक्ट फ्लॉप हो गई, इम्पेयरमेंट, तो जो डेवलपमेंट कॉस्ट कैपिटलाइज की हुई है वो भी एक्सपेंस आउट। ये दोनों में ये फर्क है, इसमें डेवलप कॉस्ट रिकॉग्नाइज हो रही है, इसमें उसे राइट ऑफ करने की जरूरत है। जो भी इंटेंजिबल एसेट्स है चाहे कोई भी हो, सिंपल रूल याद रखे, अगर कोई प्रोडक्ट फेल हो गई तो वो प्रोडक्ट एनआरवी पे आएगी, उससे रिलेटेड फिक्स एसेट्स भी इम्पेयर्ड होंगे और उससे रिलेटेड इंटेंजिबल एसेट्स भी इम्पेयर्ड होंगे। वो इंटेंजिबल एसेट्स चाहे पेटेंट्स हों, बाहर से खरीदे हों या खुद डेवलप किए हों, वो इंटेंजिबल एसेट्स वो भी इम्पेयर्ड, एग्री करते हैं। अच्छा, 3 रिस्क यहां पे अगर आप देखिए तो वो एक रिस्क बता रहा है, कौन सा? पेटेंट्स का। अब इन्वेंट्री की एनआरवी वो उसने पहले बता दिया होगा, वो अलहदा उसने बताना है, और इंपेयरमेंट ऑफ फिक्स एसेट वो अलहदा बताना है। अब सुनिए, एक आपको पता है त्रिशूल बताया, उसका एक है दो-धारी तलवार। दो-धारी तलवार वो क्या? जो बोथ वेज में काम करे, यानी अभी मैंने आपको बताया एक इंफॉर्मेशन से एक से ज्यादा रिस्क आइडेंटिफाई हो सकते हैं। एक इंफॉर्मेशन, वन इंफॉर्मेशन मल्टीपल रिस्क। अब सुनिए, अब क्या बताने लगा हूं, मल्टीपल इंफॉर्मेशन वन रिस्क। ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो नहीं। क्या बात, क्या बात, कोई बात। क्वेश्चन में देखिए, अगर कहे सेल्स डिक्लाइन, जैसे अभी वो डेटर्स वाली एग्जांपल दी थी, कह दे डेटर्स इंक्रीज हो गए तब भी वही रिस्क, और अगर कहे डिस्प्यूट विद डेटर्स है तब भी वही रिस्क, तब भी वही रिस्क। अच्छा बताइए, अब वो कंसेप्ट सबसे अहम, अब ये कंसेप्ट आपने लिख लेना, नोट कर लेना, बहुत अहम चीज है।
अगर एक इंफॉर्मेशन से दो रिस्क अराइज हो रहे हो तो आपकी कितने रिस्क की हेडिंग बनेगी? कितने रिस्क आइडेंटिफाई करना? जितने भी होंगे, शाबाश। एक इंफॉर्मेशन से दो रिस्क हो, दो रिस्क लिखने। अगर दो इंफॉर्मेशन से एक रिस्क अराइज हो रहा है, एक ही हेडिंग आएगी, लेकिन आपने मर्ज दोनों को इकट्ठा कर देना, जैसे मैंने मर्ज किया हुआ है, ठीक है। यानी आपने इसको दो रिस्क नहीं बनाने, वरना दो रिस्क है नहीं ना, वैल्यूएशन दो दफा डिस्कस नहीं करना। अगर कहे डेटर इंक्रीज भी हो रहे हैं, अगर कहे डिस्प्यूट विद डेटर भी है, तो ये ना एक दफा आप हेडिंग दे दे इंक्रीज इन डेटर वैल्यूएशन ऑफ डेटर, और फिर डिस्प्यूट की हेडिंग दे दे, वो तो सारा कॉपी पेस्ट ही होगा। भाई बात समझ आ रही है? तो आपने क्या करना है, एक्सप्लेनेशन हेडिंग दे दीजिएगा वैल्यूएशन ऑफ डेटर्स, एक्सप्लेनेशन में लिख दीजिएगा क्या, इंक्रीज इन डेटर एंड डिस्प्यूट विद डेटर बोथ इंडिकेट दैट अमाउंट कैन नॉट बी रिकवर्ड फुली फ्रॉम डेटा। यानी उसको मर्ज कर। बात समझ आ रही है? नहीं आ रही? फिर से सुनिए, फिर से सुनिए। देखिए ज्यादातर केसेस में क्या होगा, केस स्टडी में एक इंफॉर्मेशन से एक रिस्क होगा। ज्यादातर क्या होगा, एक इंफॉर्मेशन से एक रिस्क होगा 80%। कभी कभार ऐसा होता है कि एक इंफॉर्मेशन से दो रिस्क इफेक्ट हो रहे होते हैं, आपने क्या करना है, दोनों बताने हैं। और कभी कभार ऐसा भी होता है दो इंफॉर्मेशन दोनों एक ही रिस्क की तरफ जा रही होती है, आपने क्वेश्चन में दोनों का एक्सप्लेनेशन में दोनों को इकट्ठा कर देना, उसके फिर दो रिस्क नहीं, क्योंकि वो है ही एक। अब इसी तरह अगर क्वेश्चन में कहते हैं डिक्लाइन इन सेल्स, और अगर इनटेंजिबल एसेट्स हैं बैलेंस शीट में, तो इसका मतलब सेल डिक्लाइन होने से इन्वेंटरी फारग, उससे रिलेटेड फिक्स एसेट भी फारग, उससे रिलेटेड इनटेंजिबल। और साथ ही अगर यह भी कह दे कि किसी कंपेटिटर ने हमारे खिलाफ केस किया है कि हमने उसका फार्मूला चोरी कर लिया, और वो केस अदालत में चल रहा है। अब देखिए केस, देखे केस क्या, केस ये है कि उसने, हम कह रहे हैं हमने 100 मिलियन पे करके लाइसेंस लिया बाहर गोरे से, कंपेटिटर कह रहा है भाई वो कि 2 नंबर गोरा था, असल तो जेन्युइन लाइसेंस मेरे पास है। अब केस चल गया अदालत में। अब इसमें रिस्क ये नहीं है कि हम हर केस का रिस्क ये नहीं होता कि पैसे अदा करने पड़ेंगे। अब इसमें अगर हम केस हार गए तो हमें पैसे अदा करने पड़ेंगे कि अपना एसेट राइट ऑफ करना पड़ेगा, एसेट राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो अगर क्वेश्चन में सेल डिक्रीज हो जाए, हमने कोई इंटेंजिबल एसेट खरीदा, लाइसेंस मेटल्स वगैरह, जिस प्रोडक्ट के थे वो सेल डिक्रीज हो गई, ठीक है, तो भी हमने कोरोना वैक्सीन बनाने का फार्मूला निकाला। अब आके पता चला जी 5 साल के बाद वो जो बंदा जो है वो क्या था, वजीर कह रहा था मगरमच्छ में बदल जाता है, ये भी खबर आई थी, मगरमच्छ में बदल जाए। अगर मगरमच्छ में बदलना शुरू हो जाए तो हमारी प्रोडक्ट बिकेगी, सेल होगी? नहीं होगी। तो क्या होगा, इम्पेयरमेंट। और अगर फर्ज कीजिए वो है बहुत इफेक्टिव, सेल डिक्रीज नहीं हुई है, लेकिन कंपेटिटर कह रहा है हमने उसका फार्मूला चोरी किया, और केस अदालत में चल रहा है। अब अगर हमारे खिलाफ फैसला आ गया, अदालत हमें मना कर देगी कि आपने इस फार्मूले के मुताबिक वैक्सीन नहीं बनानी, उस सूरत में भी रिस्क किसका होगा, राइट ऑफ, जो इंटेंजिबल एसेट का। तो इन दोनों इंफॉर्मेशन से एक ही रिस्क राइज हो रहा है। क्लियर? तो 1 for 1 होगा नॉर्मली रिस्क, 1 इंफॉर्मेशन 1 रिस्क, बाज़ 1 इंफॉर्मेशन 2 रिस्क होगा, और बाज़ 2 इंफॉर्मेशन 1 रिस्क होगा। आपने उसके मुताबिक उसको डील कर लेना, ठीक। अब आगे चलते हैं। अच्छा, इसके प्रोसीजर क्या कह रहा है, कह रहे हैं इंक्वायर क्लाइंट अबाउट कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू इन यूज ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स एंड चेक रीजनेबलनेस ऑफ बेसिस ऑफ कैलकुलेशन वैल्यू। इंपेयरमेंट है ना, तो इंपेयरमेंट के यही प्रोसीजर होते हैं। और लीगल केस है तो लॉयर से कंफर्मेशन ले लेगा, लिटिगेशन है तो। फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में रिस्क होता है। अच्छा, एक होता है जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई है उस दिन लोकल करेंसी में कन्वर्ट कर, ये रेंड पे। इसमें प्रैक्टिकली जो असल रिस्क होता है ना वो ये रेंड पे होता है, क्योंकि हमारा क्लाइंट ये रेंड पे जैसे बाज़ का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना भूल जाता है, कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट नहीं करता, उसी तरह फॉरेन करेंसी को अपडेट करना भी भूल जाता है। अच्छा मुझे बताइए, अगर हमने एसेट खरीदा था, अभी पैसे पे करने हैं, जब खरीदा एसेट डॉलर का रेट था 250, बैलेंस शीट डेट पे रेट हो गया 300। अब क्या हमने, पहले मुझे ये बताइए, लायबिलिटी तो बढ़ जाएगी, इसका इफेक्ट एसेट पे आएगा कि एक्सपेंस? डेबिट क्या होगा, एक्सपेंस। शाबाश, एसेट तो पहले रिकॉर्ड हो चुका है, अब इसे एसेट, शाबाश, ये एक्सपेंस। क्लाइंट ने इसको एसेट रिकॉर्ड किया होगा, हमने इंश्योर करना है कि इसको एक्सपेंस आउट किया जाए। जब आप इसको एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे ना तो ये चीज डिस्कस कर रहा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में 2 बड़े रिस्क होते हैं। एक ये कि
जब आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं ना, वो इसमें 5 से 10 दिन या बाजुकात महीना भी लग जाता है चीजें आने में या भिजवाने में। तो जो एक पहला रिस्क है गुड इन ट्रांजिट का, कि जो अभी समंदर में, अच्छा ज्यादातर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बताइए कैसे होती है, ट्रेन के जरिए से, हवाई जहाज के जरिए से, या बहरी जहाज, क्योंकि ये सस्ता पड़ता है लेकिन इसमें टाइम ज्यादा लगता है। इसीलिए जो गुड्स इन ट्रांजिट जब भी होंगी, आपका रिस्क होगा कि जो समंदर में है अभी गुड्स, वो किसकी हैं, ये प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ जी, तो एक है ओनरशिप का मसला, वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के हम देखते हैं रिस्क डिपार्ट ट्रांसफर हुए कि नहीं, और एक है कैलकुलेशन का मसला। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में दो मसले क्या हैं, एक ओनरशिप का मसला के, और दूसरा वैल्यू। फिर एक्विजिशन डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अच्छा ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है इसको, अब आगे प्रोसीजर भी देख लेते हैं। If they are good in transit at year end, inspect their respective purchase order and ensure that rights and rewards have been transferred in respect of inventory. टर्म्स एंड कंडीशन में देखे, अगर हमारी जिम्मेदारी थी कि हमने भेजना है बस, तो वहां वो अब ट्रांसफर हो गया। एफओबी और एफआर बेसिस पढ़ा हुआ आपने? ये कैसे हो सकता है, ये कहा R2 में, ये कंसर्ट में मुझे प्रैक्टिस में जाके पता चला था एफओबी बेसिस और एफआर बेसिस क्या। तो फिर बताइए, अगर एफओबी बेसिस पे हमने चीजें भेजी हैं, ट्रांसफर हो चुके, वो हमारी बैलेंस शीट में आने चाहिए। हाँ, जैसे ही भेज दिया हमारी बैलेंस शीट से निकल जाने, वो कस्टमर का स्टॉक हो गया। और अगर एफओआर बेसिस, सीआईआर बेसिस, जब तक क्लियर है, शाबाश, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी नोट कर लें। एफओबी बेसिस का मतलब है जैसे ही चीजें सेंड की, क्लाइंट की हो गई। हाँ जी, रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर्ड ऑन शिपमेंट ऑन डिस्पैच, ये है एफओबी। और सीआईएफ या इसे एफओआर बेसिस भी कहते हैं। इसका मतलब है रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर्ड व्हेन रिसीव्ड बाय कस्टमर, ठीक है। तो अगर रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हो गया, वो हमारी बैलेंस शीट में नहीं आएगा एसेट जो भेजा, और अगर रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर नहीं हुए, बहरहाल ये अगर एफओबी बेसिस वगैरह सीआई प्रॉब्लम कर रही है तो उसको छोड़ दे। मेन कंसेप्ट ध्यान में रखे, समंदर में जो जहाज है ये किसका है, ये कॉन्ट्रैक्ट बताएगा, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है। परफॉर्म टेस्ट ऑफ कंट्रोल टू इंश्योर दैट एप्रोप्रिएट एक्सचेंज रेट आर यूज्ड, सिस्टम को चेक करे, क्लाइंट जब बाइंग करता है रेट कहां से उठाता है, ठीक है, रेट कहां से उठाता है, एक्सचेंज रेट कहां से उठाना चाहिए, एक्सचेंज फॉरेक्स मार्केट, बिल्कुल ठीक। और इंश्योर दैट एनी गेन और लॉस ऑन क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फॉरेन करेंसी आर करेक्टली रिकॉग्नाइज्ड एज पर आईएफआरएस। और ये आईएफआरएस क्या कहते हैं, इसको आपने एसेट रिगार्ड करना है, एसेट लायबिलिटी या इनकम एक्सपेंस, इनकम एक्सपेंस। नेक्स्ट, एक्विजिशन और डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। क्वेश्चन में अगर कहते हैं आपके टर्म टेस्ट आज खत्म हो चुके हैं, इस हफ्ते में आपकी चलेगी ये में। अच्छा चले, ये हमने पढ़ा हुआ है, ये हमने पढ़ा हुआ है, इसको सिर्फ आगे नहीं चल रहा। एक्विजिशन और डिस्पोजल, क्वेश्चन में अगर कहे सिग्निफिकेंट फिक्स एसेट्स को एक्वायर किया या डिस्पोज किया है, एक्विजिशन में क्या रिस्क है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है एक्सपेंस आउट हो गए हो और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज हो गए हो एक्विजिशन में। डिस्पोजल में क्या रिस्क है, ये नहीं आना। तो एक्विजिशन के केस में कौन से प्रोसीजर आएंगे, एक्विजिशन वाले, और डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स के केस में कौन से, डिस्पोजल वाले, इन शॉर्ट डिस्पोजल वाले। बस ठीक है, आगे सिर्फ देख ले हम, नहीं सिर्फ देख ले कितना को रह गया। अच्छा, जो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है वो डिस्कस कर लेते हैं बस भाई, एग्जिस्टेंस ऑफ, अच्छा अच्छा चलिए ठीक है, लेकिन याद रखें ये आप केस स्टडीज कर सकते हैं, केस स्टडी कर सकते हैं। अच्छा चले, पढ़ा नहीं रहा, और सिर्फ एक सवाल का जवाब मुझे बता दीजिए, एक सवाल का जवाब बता दीजिए। अच्छा सुन, एक बंदे की उम्र है 20 साल, उसके छोटे भाई की उम्र है 10 साल, ठीक है।
20 साल के बाद बड़े भाई की उम्र हो गई 40 साल, छोटे की कितनी होगी? 30 साल के 20 साल। शाबाश, क्योंकि बड़े भाई की उम्र बढ़ेगी, बड़े भाई का। शाबाश। अच्छा अब सुनिए, अब सुनिए, अगर 8 महीने की ग्रॉस प्रॉफिट जीपी रेशियो है 20%, 8 महीनों की जीपी रेशियो क्या है? 20%। 12 महीनों पे सेल्स डबल हो जाए, 12 महीनों में, 8 महीनों में जीपी रेशियो क्या है? 8 महीनों में जीपी रेशियो 20%, 12 महीने खत्म हुए, पता चला सेल डबल हो गई, जीपी रेशियो कितनी होगी? वही रहेगी। क्यों वही रहेगी? सेल डबल हो गई है, कॉस्ट ऑफ सेल भी तो डबल है। बड़ा भाई डबल हो गया, हाँ छोटा भाई भी इंक्रीज होगा ना। यही कंसेप्ट उसने टेस्ट किया है, यही कंसेप्ट उसने टेस्ट किया है। किस सवाल में भला? ए सवाल में। पिछले साल की रेशियो दी 40%, ये रेशियो पिछले साल की, पूरे साल की। इस साल की रेशियो दी 8 महीनों की। स्टूडेंट कहने लगे सर इसको साल की रेशियो बनाना है ना, तो डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 12 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्यों नहीं करना भाई? जब सेल्स बढ़ेगी कॉस्ट ऑफ सेल्स भी तो बढ़ेगी। इसलिए याद रखें, परसेंटेजेस और रेशियोज, अमाउंट नहीं बोल रहा, परसेंटेजेस और रेशियो 1 महीने की भी वही होगी, 12 महीने की भी वही होगी, क्योंकि परसेंटेज और रेशियोज दो चीजों से कैलकुलेट होती हैं। एक चीज बढ़ेगी, दूसरी भी तो बढ़ी होगी। तो ये नोट कर ले भाई, नोट कर ले, परसेंटेजेस और रेशियोज 1 महीने की भी वही, 12 में। तो मुझे बताइए, अगर ये इसमें जो परसेंट, लेकिन अगर अमाउंट हो ना, अमाउंट वो चेंज होगी। अगर आपसे मैं सिर्फ ये कहूं 8 महीनों का एक्सपेंस इतना है, 12 महीनों का कितना होगा? वो डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 12 करना है। लेकिन अगर मैं आपसे रेशियो और परसेंटेज बताऊं, वो 1 महीने की भी वही, क्योंकि 1 महीने की सेल और कॉस्ट ऑफ सेल जो होगी, 12 महीनों की मल्टीप्लाई बाय 12 सेल्स भी होगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी, रेशियो वही रहेगी। तो क्या हम 8 महीनों की रेशियोज को 12 महीनों की रेशियो से कंपेयर कर सकते हैं? कंपेरेबल है? 8 महीनों की रेशियो को, जीपी रेशियो को 12 महीनों की जीपी रेशियो से कंपेयर कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। इसलिए कि जीपी रेशियो चाहे 1 महीने की हो, नहीं समझ आया आपको? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ना 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 ना, सेल नहीं, मैं 2-3 दफा मैंने बोला था, फिर एंड पे गलत बता दिया। सेल्स ये है 1 महीने की, 1 मंथ, क्या रखे सेल? 10 मिलियन, और कॉस्ट ऑफ सेल क्या? 6 मिलियन। ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? जीपी रेशियो क्या आई? अब इसको 12 महीनों पे कर लें, सेल्स कितनी आई? बड़ा भाई 120, छोटा कितने में पहुंचा? 1272, 72 मिलियन। कितना आया? 48। जीपी रेशियो कितनी आई? कितनी आई? 40%। तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 महीनों से 12 महीनों पे जाए, अमाउंट से चेंज होंगी, एब्सोल्यूट अमाउंट, एब्सोल्यूट अमाउंट चेंज होगी, रेशियोज और परसेंटेज सेम रहेंगे। तो यहाँ पे 8 महीनों को 12 महीनों, 8 महीने की जीपी रेशियो को 12 महीने की जीपी रेशियो कंपेयर कर सकते हैं? शुक्र भाई, कर सकते हैं। क्लियर? चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज। असाइनमेंट लाजमी कर दें।